बस लाइव हो जाए। लाइव वाले हमारे में तो लग रहा परीक्षा उरीक्षा दे रहा है। बजट के प्रकार यही ना बेटा। तो बच्चे बड़ा घबराते हैं कि बजट के प्रकार भी होते हैं क्या सर? क्या आपको लगता है बजट के प्रकार भी होते होंगे? प्रकार क्या होता है बजट का यार? बजट बजट होता है, कोई पैसा मांगे कोई पैसा दे, बात खत्म। बोल नहीं रहे हो? नहीं, यही नहीं है बेटा। पैसा मांगना और पैसा देना, यह तो बजट है ही है। यानी कोई पैसे की डिमांड करेगा, कोई पैसा देगा, आय व्यय तो होगा ही होगा। बजट में तो कॉमन चीज है। ये धरती पे किसी भी प्रकार का बजट होगा, इसमें ये चीज होगी ही होगी। लेकिन ये कि हमेशा हम इस बात पे ध्यान देते रहे हैं, और देना भी चाहिए कि कभी भी पैसे का दुरुपयोग ना होने पाए, सरकारी धन का। और सरकारी धन नहीं है, ये तो धन जनता का है। जनता की गाड़ी कमाई है भाई। आ, ये पैसा सरकार खर्च करती है, तो ये पैसा ऐसे खर्च हो ताकि इसका सदुपयोग हो बेहतर ढंग से, है ना बेटा? इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वैसे लाख कोशिश के बाद भी आप देखते हैं सरकारी धन का बहुत दुरुपयोग होता है। सरकार के जो भी खर्चे हैं वो सब जनता के पैसे से खर्चे होते हैं। आजकल आप देखते हो जो सार्वजनिक पदों पे लोग होते हैं, खास करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो इनका होता है सरकारी कार्यक्रम और उपयोग होता है जैसे कि पॉलिटिकल प्रचार हो रहा है, देखते ही रहते हैं। तो ये सब दुरुपयोग तो है ही है धन का, इसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन कुछ ऐसे दुरुपयोग हैं बेटा जो समझ के परे होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कोई सड़क है तो उसमें गिट्टी पड़ी हुई है, तो पिछले साल भर से गिट्टी ही पड़ी है, कंप्लीट हो ही नहीं रही है। पुल बन रहा है किसी नदी पे, तो मालूम चला 2 ठो पिलर खड़ा है पिछले 5 साल से, बाकी पिलर बन ही नहीं रहे हैं। या बिहार का भी आपने उदाहरण देखा कि बने बनाए पुल जमींदोज होने में टाइम ही नहीं लगा। तो ये सब हो क्या रहा है? ठीक है, 5 मिनट का एक वीडियो आपने देखा, एक पुल धड़ाम से नदी में चला गया। नदी में थोड़ी चला गया, 16-17 हजार करोड़ रुपए पानी में बह गया। आखिर ये किसी की जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना बेटा। ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं लगता, किसी की लाइबिलिटी तो होनी चाहिए। एक सड़क बनती है, 3 महीने बाद ही सड़क उजड़ जाती है, बारिश में बह जाती है, उसमें जनता का पैसा लगा है। हमारा आपका पैसा लगा होता तो तिलमिला जाते। किसी व्यक्तिगत आदमी का धन अगर लगा होता तो एकदम पागल हो जाता। लेकिन यहाँ किसी के कान पे जू नहीं रेंगता भैया, जनता का पैसा है। फिर तो दुधारू गाय है ही है जनता, जब मन हो तब दूध लो जनता को। वही हो रहा है। टैक्सेशन है, अगर आप देखें तो भारत के टैक्सेशन की तरीका तो सुन के हैरत होता है। एक आदमी जो नौकरी करता है वो इनकम टैक्स देता, तो सीधे सीधे तो उसकी कॉलर पकड़ के उसके इनकम टैक्स ले ली जाती है। ठीक है साहब, एक बार आपने टैक्स ले लिया हमारी कमाई पे, लेकिन एक ही बार थोड़ी टैक्स लेते हैं। हम एक कार खरीदते हैं बेटा, एक गाड़ी खरीदते हैं, इवन बाइक खरीदते हैं, तो हम वन टाइम टैक्स देते हैं। आप एक कार खरीदते हो, 80-90 हजार रुपया वन टाइम रोड टैक्स देते हो। वन टाइम हैवी अमाउंट है। एक कार में अगर एवरेज कार आप लेते हो तो मान के चलो 80-90 हजार रुपये आप रोड टैक्स के नाम पे देते हो। तो एक मुश्त तो एक कार पे 1 लाख रुपया लगभग ले लिया आपने। अब चैन से सड़क पे चलने दो ना, चलो एक्सप्रेस वे पे जरा। आप आजम मोड़ से लखनऊ जाओ और आओ, आपसे 500-600 रुपये ले लेंगे। 500 रुपये तो ले ही लेंगे ना। तो अरे भाई, एक और का किराया है क्या? लगभग 600 रुपये एक तरफ का किराया है, उतना तो आपसे टोल टैक्स ले लेते हैं। तो पैसा तो आप ले ही रहे हो हमसे रात दो दिन। इनकम टैक्स ले लिया आपने, फिर हम एक बिस्किट खरीदने जाते हैं, उस पर भी टैक्स लेते हो। हम कोई चीज खरीदते हैं तो टैक्स एक बार तो आप ले चुके हो ना, कई बार टैक्स लोगे भाई? इनकम पे तो टैक्स ले ही लिया, अब जो मेरी इनकम बची उस पर तो टैक्स मत लो, लेकिन उस पर भी लेंगे। होटल में खाना खाने जाओगे तो खाने का पैसा साथ में जीएसटी भी दो। है, सब सरकार पैसा ले ही रही है।
लेकिन बजट के प्रकार से क्या अभिप्राय है बेटा, वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो कई प्रकार के बजट है, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। सब है बहुत डिटेल बेटा, मतलब बहुत डिटेल्ड है सब। तो चूंकि परीक्षाओं में पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। तो पहला लिख लें बेटा, परंपरागत बजट। बजट के प्रकार में पहला प्रकार है क्या बेटा, परंपरागत बजट। इंग्लिश में इसका नाम है बेटा लाइन आइटम बजट। हिंदी में भी इसको लाइन आइटम बजट कहते हैं। तो थोड़ा सा देखो बेटा, परंपरागत बजट, इसी का एक नाम है क्या बेटा, लाइन आइटम बजट। तो एक अच्छी न्यूज आपको बताऊं कि आज के डेट में यह बजट प्रयुक्त नहीं होता। माने वर्तमान समय में शायद ही दुनिया का कोई देश इस तरह की बजट प्रणाली का प्रयोग करता है। लेकिन ये बजट का प्रारंभिक स्वरूप था, है ना। इस बजट का बस एक उद्देश्य था, वो ये कि काम हो ना हो, इससे सरकार को लेना देना नहीं था। सरकार को बस ये लेना देना था कि सरकारी धन की बचत कैसे की जाए, यानी सरकारी धन को कम से कम खर्च किया जाए। ये बजट प्रणाली थी पहले, जिसका नाम था क्या बेटा, लाइन आइटम बजट। तो आज की डेट में प्रचलित है ही नहीं है पूरी दुनिया में, तो इसमें बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की आवश्यकता तो है। नाम क्या है इसका, लाइन आइटम। कभी जैसे घर वर वालों को देखते हो, जो फैमिली वाले लोग होते हैं, तो अ, वो जनरल स्टोर की दुकान वुकान से सामान वामान जो खाने पीने का खरीदते हैं, तो एक पर्चा बनाते हैं, देखा है, बड़ा सा पर्चा। धनिया, मिर्चा, चीनी, चाय की पत्ती, रोजमर्रा की चीजें जो जीवन में होती हैं, दुकान वाले को देते हैं। दुकान वाला कहता है कि थोड़ा सा 1 घंटे में आइए, आइटम ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर वो सारा सामान आपका निकाल उकाल के कार्टन में बांध बूंद के रख देता है। फिर आप आते हैं तो आपको वो एक लिस्ट पकड़ाता है, दुकान वाला, देखा है। वो आपकी लिस्ट से जैसा ही होता है, लेकिन वो भी आइटम लिखता है और सामने पैसा लिखता है। बोल नहीं रहे, अरे देखा होगा बेटा, बहुत कॉमन सा है कि वो पहले नाम लिखता है, फिर उसके आगे कितने का है वो लिखता है, ऐसे करके जो जो आपने आइटम कहा था, सारे आइटम का नाम और उसके आगे उसका पैसा। तो थोड़ा देखो कैसा बनता है। अब हम धनिया मिर्चा नहीं लिखेंगे, लेकिन एक उदाहरण आपसे समझाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे वो लिखेगा, हम 5 चीजों को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने लिखा चीनी, कुछ प्राइस जो भी हो, मान लीजिए 105 रुपया। फिर चाय की पत्ती, चाय मान लो लिख दिया 112 रुपया। धनिया चलो लिख दिया 50 रुपया। फिर साबुन लिख दिया, मान लो ये भी लिख दिया 100 रुपया। फिर कुछ और, टूथपेस्ट, चलो ये घरेलू आइटम है, मान लीजिए लिख दिया 70 रुपए। जोड़ लो। तो फिर वो भी जोड़ता है ना, कि नहीं जोड़ता है? अरे जोड़ेगा नहीं तो लेगा कैसे, तो जोड़ो। 400। अच्छा जोड़ ओड़ में गड़बड़ हुआ हो तो होने दो, एक आपको समझाने के लिए। अब जब आप सामान लेने जाएंगे तो पूछेंगे कि कितना हुआ भाई, तो बोलेगा 437। आप हर संभव कोशिश करोगे कि 437 न लें। लिस्ट अगर थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो 37 तो गायब कर ही दोगे।
अरे 400 लीजिए सीधा सीधा, कहाँ 37-37 बोल नहीं रहे, करते हैं ना। और दुकान अगर ये तो गनीमत है 437 हो गया, मान लो ये हो तो 7 हो गया, 7×4 = 11, ये हुआ ना। अब तो पक्का 17 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि अमाउंट थोड़ा सा है। 17 रुपये, अरे देंगे क्या, 17 रुपये लेंगे, छोड़िए, फुटकर उठकर का झंझट भी हो जाएगा, तो हम सीधे उसको क्या देंगे, 400। आपने 17 रुपये माइनस कर दिया ना, दुकान वाले को आपने ये बताया कि 17 रुपया किस में घटा है। अरे भैया आप तो टोटल में 17 घटा दिए, बोल नहीं रहे हो। लेकिन इस 17 रुपए का प्रभाव किसी न किसी आइटम के प्राइस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, किस पे। एक कस्टमर को इससे लेना देना है। दुकान वाला पलट के पूछे कि भैया जी ये 17 रुपया जो घटाए हो, किसमें 17 रुपया कम मान लें, तो आप वो हमसे क्या मतलब है, जहां मन करे वहां मान लो, जैसे आपने बोला। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि किसी न किसी प्रोडक्ट पे इसका प्रभाव तो पड़ेगा, या सब पे पड़ेगा। कस्टमर को इससे लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, हमारा बस एक लेना देना है, 17 रुपया नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं। तो ऐसा ही बजट पहले आता था, पहले जो बजट आता था वो ऐसा ही आता था, इसलिए उसको बोला जाता है लाइन आइटम। तो विभाग क्या करते थे कि एक एक खर्च का नाम, वेतन फलाना, पेंशन धमाका, ये इतना सब एक क्रम में ऐसे लिखते थे कि भाई इसके लिए इतना पैसा चाहिए, इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए, इस काम के लिए। तो विभाग ऐसे बजट बनाते थे और लास्ट में लिखते थे क्या, टोटल। है भाई, टोटल नहीं लिखेंगे तो कितना बजट मिलेगा आपको। तो टोटल की डिमांड करते थे, किससे, संसद से। तो संसद से सीधे तो मांग कर नहीं सकते, तो कहां भेजते थे, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय इसको लमसम कर देता, जो मैंने किया। तो मान लो कि 17 रुपया गया ना, तो वित्त मंत्रालय भी यही करता था, जितनी मांग आपने किया उतना तो देंगे नहीं, काटेंगे जरूर। लेकिन विभाग क्या करता था कि एक एक आइटम का खर्च सामने लिखता था ना, भाई इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना। और आपने क्या किया कि टोटल में से काट दिया। और मान लो धनिया की क्वालिटी खराब निकल गई घर पे, तो गुर्राने आओगे, कैसे आओगे। वो कह देगा 70 रुपये धनिया में ही मान लो, क्वालिटी खराब हो गई तो हम क्या करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पहले जो बजट होता था उसकी परेशानी ये होती थी कि सरकार हमेशा कोशिश करती थी कि टोटल विभाग इतना मांग रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ घटा दो। क्लियर है। काम पे फर्क पड़े, पड़ जाए, और पड़ेगा ही। भाई जितना हम मांग रहे हैं सड़क बना, अच्छा देखो कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिनको पूरा देना होगा, या तो बिल्कुल मत दीजिए या तो पूरा दीजिए। उसमें काट कूट करोगे तो काम खराब हो जाएगा। किसी को कार खरीदना है, विभाग को एक जीप खरीदनी है, विभाग ने कहा कि भाई 7 लाख रुपए, 7,04,42 रुपया ये जीप की प्राइस है, कोटेशन लिया। अब सरकार करे कि नहीं नहीं, जीप के नाम पे 2 लाख ले लो। ये 2 लाख में कौन सी जीप लेंगे, उनको इससे कोई भी लेना देना नहीं। वो 2 लाख देंगे, या पहिया ले लो, बॉडी ले लो, जो मन इंजन ले लो, अलग अलग ले लो। ऐसे मिलता है क्या। या तो पूरा पैसा दीजिए या तो बिल्कुल मत दीजिए। यहाँ से गोरखपुर जाना 70 रुपया किराया है, आपने लिखा गोरखपुर आने जाने का 140 रुपया, कह देगा नहीं 110 रुपया लो। अरे साहब बाकी पैदल जाएंगे। ये बजट में यही परेशानी, बिना सिर पैर के कटौती कर देना, काम पे असर हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पहले बजट हुआ करता था। लेकिन पहले तो वही शुरुआत करो। वर्तमान समय में यह बजट प्रणाली प्रयोग में नहीं लाई जाती। वर्तमान समय में यह बजट प्रणाली प्रयोग में
नहीं लाई जाती। क्लियर है बेटा? हाँ, किसी जमाने में लाई जाती थी। इस बजट प्रणाली का उद्देश्य तो समझ में आ गया। कस्टमर का क्या उद्देश्य है? दुकानदार को कम से कम पैसा देना, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। अब वो मान के चलता है कि जो सामान देना होगा वो तो दे ही दिए होंगे। अब हम करेंगे ये, इनको जितना कम दे सकते हैं उतना कम देने की कोशिश करेंगे। यही है, सरकार का भी दस्तूर था। विभाग ने पैसा मांगा, टोटल दिखाया, हम टोटल नहीं देंगे, टोटल में कुछ ना कुछ कमी कर देंगे। अब कार्य तो प्रभावित होगा डेफिनेटली, तो हो जाए प्रभावित, लेकिन सरकार की मंशा खाली ये कि हम अपने पैसे की ज्यादा से ज्यादा बचत कर लें। एक चीज बताओ, वो दुकान वाला कहते ठीक सर 70 रुपया कम दे दीजिए, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकला तो हम नहीं जानते। मान लें आप इस पे तैयार हो जाए तो कह देगा ठीक है 70 रुपया कम, इस पे भी तैयार नहीं होंगे ना, ना खराब नहीं होना चाहिए, 70 रुपया भी कम करेंगे, खराब भी नहीं करेंगे। लेकिन खराब ना वो, अब एक चीज बताओ, वो कहीं ना कहीं से मैनेज अगर नहीं करेगा तो 70 रुपया कम कैसे करेगा? अब वो क्या किया होगा, वो आपके नेचर को जानता है, पुराने कस्टमर है आप, तो आपके नेचर को जानता है, तो क्या करेगा जानते हो? पहले से ही बढ़ा बढ़ा के लिखेगा, प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के, क्योंकि हर कस्टमर को ये पता होता है, दिमाग में उसकी कीड़ा चलता रहता है कि बढ़ा बढ़ा के लिखे ही होंगे, प्रॉफिट कुछ इनका ज्यादा ही होगा तो हम घटा लेते हैं। बस बस यही अविश्वास विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच में रहता है। वित्त मंत्रालय को हमेशा ये लगता है कि नालायकों को जितना चाहिए होगा उसे बढ़ा के मांगे होंगे, और विभाग का डर ये कि जितना जरूरी है अगर उतना मांग लिए ये काट देंगे, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो इसलिए दोनों तरफ अविश्वास। कोई पिता पुत्र वाला हालत है कि जब बेटा 100 रुपया मांगता है तो पापा हमेशा 30 रुपया देते हैं, तो बेटा भी चालाक है, अगर उसको 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो कहेगा 800 दीजिए पापा, कितना घटाओगे, 100 रुपये तो मिल ही जाएगा। वो ये एक अविश्वास वाला मामला चल रहा था पहले, अब वो खत्म हो गया। लेकिन इस बजट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, इस बजट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी धन की अधिक से अधिक बचत कर लेना था। सरकारी धन का क्या बेटा? अधिक से अधिक बचत कर लेना था। सहमत है? देखिए इस बजट प्रणाली में कार्य इस बजट प्रणाली में कार्य द्वितीयक हो जाता था, सेकेंडरी हो जाता था। इस बजट प्रणाली में कार्य क्या बेटा? द्वितीयक हो जाए। द्वितीयक मतलब समझ रहे हो? कार्य नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण पैसा है। पैसा कम करेंगे, कार्य और अगर प्रभावित हो जाए तो हो जाए। क्लियर हो रहा है बेटा? कोई डाउट हो तो बात करो। अरे ना ना, मैंने उदाहरण बता दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण है, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और पहले भी मैंने एक लाइन लिखा दिया कि आज की डेट में इस बजट प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता। खत्म हुई अब कहानी। अगला बजट लिखो बेटा, उपलब्धि बजट। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उपलब्धि बजट। परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट सिस्टम।
ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे के जितने बजट प्रणाली है सब महत्वपूर्ण है, सबको ध्यान से पढ़ना है। बजट में उन्होंने बताया था कि बजट में एक चीज तो कॉमन होगी, तो प्रणाली चाहे जो भी हो, कोई धन की मांग करेगा, कोई पैसा देगा। ये तो कॉमन सा फीचर है। मांगने और पैसा देने के बीच में ड्रामा बहुत है। जैसे इसमें ड्रामा आपने देखा, जितना मांगोगे उतना नहीं देंगे। इसमें भी मांगना और देना तो है ही है। परफॉर्मेंस बजट क्या है बेटा, थोड़ा उसको समझना है। और आज की डेट में ये बजट प्रणाली बेटा लागू है, ये बजट प्रणाली ही चल रही है। विभाग काहे के लिए बनाए जाते हैं? हम सुन नहीं पाए, जोर से बोलिए। डिपार्टमेंट क्यों बनाए जाते हैं? कोई जो विभाग बनाया जाता है वो काहे के लिए बनाया जाता है? काम करने के लिए। तो विभाग का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य माने काम। जो आपने कहा, जैसे एक उदाहरण से आपको बता दें, जैसे पुलिस विभाग, तो पुलिस विभाग काहे के लिए बना है? कानून व्यवस्था को बनाए रखने के, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। स्वास्थ्य विभाग काहे के लिए बनाया गया? लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका उद्देश्य है। बोल नहीं रहे बेटा। तो जो भी विभाग हम बनाते हैं उस विभाग का एक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही विभाग बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, पहले विभाग नहीं होता, पहले उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को ध्यान में रख के फिर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। कितने पद होंगे, कितने लोग होंगे, कौन किस पद पे होगा, कौन किसको आदेश देगा, कौन किससे काम कराएगा, सब में जाकर उद्देश्य की पूर्ति होगी। एक चीज बताइए, विभाग में अब ढेर सारे कार्मिक होंगे, कर्मचारी होंगे, और वो काम करेंगे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसमें पैसा खर्च होगा। बोल नहीं रहे। कोई विभाग जब काम करेगा तो डेफिनेटली पैसे का खर्च होगा। बिना पैसे के खर्च से कैसे काम होगा? पुलिस अगर कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए निकलेगी तो पैसा तो खर्च होगा। गाड़ी मोटर चलेंगी, पुलिस को इधर से उधर आना जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा, लोगों को सैलरी देनी होगी, वेतन देना होगा, तो पैसा खर्चा होना होगा। क्लियर है? जरा ध्यान से देखना। पहले क्या होता था कि विभाग अपना सारा खर्चा बताता था, टोटल आता था, सरकार टोटल नहीं देती। अब जो बजट प्रणाली है वो जरा देखिए। एक होता है बेटा मीन्स और एक होता है गोल। इंग्लिश में वर्ड है, हिंदी में कहते हैं साधन और साध्य। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। एक होता है मीन्स और एक होता है गोल। इसको हिंदी में कहते हैं क्या बेटा? साधन, और इसको कहते हैं साध्य। जैसे आपको यहां से बनारस जाना है तो बनारस साध्य है, बनारस साध्य है माने गोल है आपका। गोल क्या है आपका? बनारस जाना। लेकिन जाहिर सी बात है, बनारस जाने के लिए आपको कोई तरीका चुनना होगा। साइकिल से चले जाएं, पैदल चले जाएं, बस से चले जाएं, हेलीकॉप्टर बुक कर लें, वो आपकी मर्जी। ये सब क्या हो गए? साधन। और आम बोलचाल में हम लोग बोलते भी हैं, अरे भाई कोई साधन वाधन मिला। तो जाहिर सी बात है कि बस अब साधन हो जाएगी। अगर आपने बस से जाने के लिए चुना तो बस आपका क्या हो गया? साधन। और साध्य क्या है? बनारस। बस से बनारस पहुंचना है। बनारस पहुंचने के लिए बस एक साधन भर है। जैसे बनारस पहुंच गए, हमारा और बस के साथ रिश्ता खत्म। ये सब नंबर याद कर करके बैठे हो जिंदगी भर, जहां जहां चले हो बस से? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। अपने मंजिल तक पहुंचे, टाटा गुड बाय, बस जाए किधर भी, हमसे क्या लेना देना, हम अपने मंजिल को निकल पड़े। ध्यान से सुनना। धन जो होता है, पैसा जो होता है किसी विभाग के लिए, वो साध्य नहीं होता, वो साधन होता है, मीन्स होता है। पैसे के माध्यम से हम विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। विभाग का जो गोल होता है उस गोल को प्राप्त करते हैं। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? तो पहले विभाग अपना लक्ष्य बना ले, करना क्या है।
बोल नहीं रहे हैं। तो विभाग पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करे, लक्ष्य निर्धारित करके विभाग बताए कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। बोल नहीं रहे हैं। दो चीजें हैं ना बेटा, एक तो साध्य माने लक्ष्य, गोल, कई नाम है। तो पहले आप ये निर्धारित करो कि आपको क्या करना है। जो उपलब्धि बजट का सिस्टम है वो ये है कि सरकार पहले पूछती है कि पहले अपना काम बताइए कि आपको करना क्या है ना बेटा। काम बताने के बाद फिर आप ये बताएं उस काम को करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता हो। बोल नहीं रहे। यहां महत्वपूर्ण पैसा नहीं है, यहां महत्वपूर्ण काम है। समझ पा रहे हो? सरकार कहती है कि पहले आप बताइए कि आपको क्या करना है। तो बता दिए कि हमको आजमगढ़ में इस साल 100 अपराधियों को पकड़ेंगे या मारेंगे। पुलिस ने कहा, सरकार का वेरी गुड, अब बताओ कि ये करने के लिए कितना पैसा चाहिए। बोल नहीं रहे हो। तो यहां क्या महत्वपूर्ण हो रहा है? काम महत्वपूर्ण, पैसा द्वितीयक हो गया। और वहां काम द्वितीयक हो गया था, पैसा प्राथमिक हो गया था। पैसे की बचत करना है, काम हो चाहे भाड़ में जाए। अब क्या हो रहा है? पहले काम बताइए, काम क्या करना है, फिर बताइए कि उस काम को करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। लेकिन पैसा भी अनाप शनाप नहीं मांगेंगे, इनपुट आउटपुट के आधार पर निर्धारित होगा कि काम कितने पैसे में हो जाएगा। उसमें एक नियम अपनाया जाता है कि किसी काम को करने के लिए अगर 5 तरीके होंगे, हाँ किसी काम को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो किसी काम को काम जरूरी है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि काम जरूरी है यहां। तो सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाएगा? कार्य। बोल नहीं रहोगे, इसको समझिए बेटा, है बहुत छोटी सी चीज और थोड़ा सा दिमाग से स्किप करेगा तो हायर कंपटीशन में ना बेटा पूरा फुल क्वेश्चन पूछा जाता है। उपलब्धि बजट क्या है इसकी विवेचना करिए। तो कहने के लिए तो 2 लाइन का मामला है, लेकिन ये है बड़ा डिटेल बेटा, उतना डिटेल में हम खैर जाएंगे नहीं। तो पहले कहा जाता है कि कार्य निर्धारित करिए कि आपको कार्य क्या करना है। पैसा वैसा नहीं, पहले वर्क। तो कार्य निर्धारित कर लेंगे, फिर आप बताएंगे कि इस कार्य को करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो धन क्या हो गया? साधन। और कार्य क्या हो गया? लक्ष्य, गोल, साध्य। तो उपलब्धि बजट में ये हो जाता है क्या बेटा? साधन। और ये क्या हो जाता है? साध्य। यानी ये हो जाता है क्या बेटा? मीन्स। और ये हो जाता है गोल। क्लियर हो रहा है? अब सरकार ये कहती है कि इस कार्य को करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, ये बताइए। एक बात मुझे बताइए, आपसे हमने पहले पूछ लिया कि इस कार्य को करने के लिए कितना पैसा चाहिए, आपने बताया इतना पैसा चाहिए, तो कार्य तो होना पड़ेगा। बोल नहीं रहे आप। कार्य कैसे नहीं होगा? कोई वजह बताएंगे कि कार्य क्यों गड़बड़ हुआ? कोई वजह है आपके पास? कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपने बताया था कि इस कार्य को करने के लिए सर इतने पैसे की आवश्यकता है, मैंने उतना पैसा दिया। अब हर हाल में वह काम होना होगा, क्योंकि देयर इज नो एक्सक्यूज। धनिया खरीदा है, धनिया बढ़िया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उतना पैसा दिया है जितना आपने मांगा है, 1 चवन्नी मैंने कम नहीं किया। तो अब प्रोडक्ट हमको बढ़िया चाहिए। अब कमी कर ली हो तो धनिया का सड़ी गली निकल गई तो चिल्लाना मत। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ विभाग से सबसे पहले पूछा जाता है कि अपना वर्क बताइए, इस साल आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, जो कार्य करने हैं उस कार्य के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रखना कि किसी कार्य को करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने कहा ना, एक कार्य को बहुत तरीके से किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस बात पे ध्यान रखती है किसी कार्य को करने के लिए अगर कई तरीके हैं तो उसमें से उस तरीके को चुनना होगा आपको जिसमें कम से कम धन खर्च की आवश्यकता हो। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे ये निर्धारित हुआ कि यहां से बनारस जाना है, ये विभाग ने बताया कि हमारा एक कर्मचारी बनारस जाएगा, उसको पैसा चाहिए। तो बनारस जाना तो है ही है, अब
ये तो जाना ही जाना है बनारस, इसमें कोई शक शुबहा है ही नहीं है। अब सरकार ये पूछेगी कि यहाँ से बनारस जाने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। यहाँ से बनारस जाने का बहुत तरीका है, नहीं है? अरे एक तरीका ये है कि तो कार बुक कर लो एयर कंडीशन, अकेले महाराजा की तरह से पीछे लौटते पोटते जाओ, ये भी तरीका है, बनारस पहुंच जाएंगे। एक तरीका ये है कि बस से चले जाओ, एक तरीका ये है कि साधारण बस से चले जाओ, एक तरीका यह है कि एयर कंडीशन बस से चले जाओ, एक तरीका यह है कि हेलीकॉप्टर बुक कर लो। अब क्या बस से सोचे जाए, सोचे हेलीकॉप्टर से चले जाए। तो बनारस जाने के तो जाना ही जाना है आपको, लेकिन बनारस जाने के बहुत तरीके हैं। अब सरकार को क्या करना होगा, उस तरीके को अडॉप्ट करना होगा जिस तरीके में कम पैसे से काम भी हो जाए और पैसे की भी बचत हो जाए। यहाँ पैसा बचाना जरूरी नहीं है, काम जरूरी है, लेकिन काम को करने के लिए फिजूल खर्ची नहीं होगी। बोल नहीं रहे तो सरकार पूछेगी भाई कहाँ हेलीकॉप्टर से जाओगे, आप कहेंगे मजा आएगा थोड़ा, अच्छा तो मजा लेने के लिए सरकारी पैसा है? नहीं। आप कहेंगे गर्मी बहुत है सर, हम सोच रहे हैं एयर कंडीशन कार से चले जाएं, तो सरकार कहेगी नहीं नहीं, गर्मी बहुत है, एयर कंडीशन कार से नहीं, एयर कंडीशन बस से चले जाइए। क्लियर है? तो आपको एयर कंडीशन भी मिल जाएगी, सरकारी धन भी बच जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन कार्य होना ही होगा, कार्य के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो आज की डेट में बजट यही लागू है हर देश में, भारत में भी लागू है। यानी अब सरकार कहती है कि काम बताइए। और एक बात मुझे बताओ, अगर काम के नाम पे आपने पैसा लिया है और वो पूरा का पूरा पैसा आपको दिया गया है, तो एक दिन तो गिरेबान पकड़ के आपसे पूछी ही जाएगी कि काम काहे नहीं हुआ, है ना बेटा? इसलिए अब विभागों की जवाबदेहिता बढ़ेगी, विभागों के उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब ये बजट प्रणाली कहाँ से शुरू हो गया, किसके दिमाग में ख्याल आ गया? देखो ये सब चीजें तब होती हैं बेटा जब हमारे पॉकेट में पैसा होता है। पॉकेट में जब पैसा नहीं है ना तो खींचतान होती है, मांगेंगे 100 रुपया तो मिलेगा 50 रुपया 60 रुपया। बोल नहीं रहे बेटा? तो अभी सरकारें एफिलिएंट हो गई हैं, अभी सरकारों के पास सरप्लस फंड है। गडकरी जी का सुना था स्टेटमेंट, अभी परिवहन मंत्री है ना, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनते हुए। उन्होंने कहा था कि मैं पूरे भारत के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इनवाइट करता हूं को सड़क बनाने के लिए मुझे काम बताएं, मुझे खाली ये बताएं कि सड़क कहाँ बनी। और एक बात और कि सड़क उड़क बनाने के लिए जब आपको कहना होगा तो ध्यान रखिएगा 2-4-5 हजार करोड़ का काम मत बताइएगा, पैसा बहुत रखे हैं। अरे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि बहुत पैसा है मेरे पास, काम जो बताइएगा वो कोशिश करिएगा कि 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का काम रहे, वो 2-4 हजार करोड़ का काम मत बोलिएगा। तो पैसा तो है ना बेटा, पैसा तो है। ये दुनिया का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे बन रहा है, दुनिया का, भारत का तो छोड़ दो, और दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से बंबई तक, एक फेज चालू भी हो गया। और पूरी दुनिया में ऐसी सड़क नहीं है किसी के पास जैसी सड़क हम बना रहे हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? फंड है हमारे पास और पैसा सरप्लस है। मैंने सुना है कि उसका रॉ मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। जैसे गिट्टी विट्टी तो हमारे यहाँ इर्जापुर मिर्जापुर सोनभद्र से चली आती है, लेकिन उसका जो मटेरियल है जिससे सड़क बन रही है वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। अब सोच लो ऑस्ट्रेलिया से आने में कितनी कॉस्ट आती होगी, लेकिन फिर भी वो सड़क बना रहे हैं। 20-25 साल तक वो सड़क हिलने डुलने वाली नहीं है किसी भी हालत में। मैंने सुना है कि जगह जगह हेलीपैड बन रहे हैं, हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बन रहे हैं, एक एक इंच जगह पे आप सीसी कैमरे के सर्विलांस में होंगे पूरी सड़क भर में, जगह जगह हेल्पलाइन आपको मिलेगी। दुनिया भर की जितनी फैसिलिटी हो सकती है, दुनिया में जितनी फैसिलिटी दी जाती है उससे बेहतर फैसिलिटी आपको मिलेगी। ये सब कैसे हो पाया? पैसा है हमारे पास, और हमने कहा कि बढ़िया सड़क बनाइए, पैसे की परवाह मत करिए। तो अब प्राइवेट कंपनियां ही बना रही हैं, लेकिन उनको कह दिया गया कि पैसे की परवाह नहीं है लेकिन सड़क की बहुत परवाह है, सड़क खराब नहीं होनी चाहिए।
पहले क्या होता था? पैसे की परवाह है, सड़क की बिल्कुल परवाह नहीं है। लीप पोत के कुछ भी बना दो चलेगा, लेकिन पैसा बच जाना चाहिए। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा। तो आज की डेट में उपलब्धि बजट लागू है। उपलब्धि बजट का बस एक फंडा है, कार्य होना चाहिए। पैसा कितना खर्च होगा ये सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है बेटा? कार्य है। लिखें, इस बजट प्रणाली का प्रारंभ, ये खूब पूछा गया है, कहां से शुरू हुआ? इस बजट प्रणाली का प्रारंभ सन 1949 में यूएसए में हुआ। सन 1949, 1949। कहां बेटा? यूएसए में हुआ। ठीक है बेटा, लिखें। वहां हुअर कमीशन, एच हुअर, हुअर एच से शुरू होगा, मैं लिख दे रहा हूं बेटा। हुअर कमीशन से हुआ। हुअर कमीशन, HOOVER, अगर इंग्लिश में लिखना है तो। हुअर कमीशन से हुआ। इसी की सलाह पर यह बजट प्रणाली यूएसए में प्रारंभ हुई। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है बेटा। आपसे सिर्फ ये पूछ लेगा कि उपलब्धि बजट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। तो सबसे पहले कहाँ हुई बेटा? अमेरिका में हुई, है ना। किसके सलाह पर हुई? हुअर कमीशन की सिफारिश पर हुई। उसने सिफारिश किया कि ऐसी बजट प्रणाली अमेरिका में लागू होनी चाहिए। अगला पॉइंट, थोड़ा भारत की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, अलग अलग बिंदुवार करके लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, 1953 में, तो जाहिर सी बात है गणतंत्र हो चुके थे हम, बोल नहीं रहे बेटा। 1953 में, इसको भी नाम लिखने दो, पॉल एच एप्पल बी, ये नाम है किसी का। 1953 में पॉल एप्पल बी आयोग की सिफारिश पर भारत में उपलब्धि बजट लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। यानी भारत में उपलब्धि बजट लागू करने की सिफारिश किसने की बेटा? पॉल एच एप्पलबी ने की। ठीक है बेटा, कब की? 1953 में। तो पॉल एच एप्पलबी एक आयोग बना भारत में, एप्पलबी आयोग के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भारत में कहा कि उपलब्धि बजट भारत में भी लागू होनी चाहिए, है ना बेटा। ये सिफारिश इन किया गया, लेकिन भारत में हर काम बहुत तेजी से होता नहीं, यहाँ प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी होती है। तो इन्होंने सिफारिश की। अभी कल ही आपने पढ़ा था कि सदन की एक समिति होती है जिसका नाम होता है अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति, मितव्ययी समिति। इसका क्या काम होता है? सुझाव देना सरकार को। और इसका एक सबसे बड़ा काम यह भी है कि बजट किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए। तो 1956 में जो अनुमान समिति है उसने भी सिफारिश किया कि भारत में जो बजट है वो उपलब्धि बजट होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखें। 1956 में अनुमान समिति ने इसे लागू करने की सिफारिश की।
इसे क्या बेटा, लागू करने की सिफारिश की। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अभी इतना जल्दी थोड़ी लागू हो जाएगा, अभी ड्रामा लंबा चलेगा। 1966 में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग, इसको शार्ट में बेटा हम लोग ना एआरसी कहते हैं। एआरसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसे लागू करने की क्या बेटा, सिफारिश की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पहली बार 1968 के बजट में, 1968 के बजट में उपलब्धि बजट प्रारंभ किया गया। ये बेटा शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक है बेटा, तो कहानी थोड़ा देख लें। 1949 में अमेरिका में शुरू हुआ और 1968 में भारत में शुरू हुआ, लेकिन कॉपी हम लोगों ने अमेरिका से ही किया। और भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ थे प्रशासन के, पॉल पल्लवी, तो भारत सरकार ने उसे हाथ पर जोड़ा, कहा भैया कुछ बताइए ना, हम लोग भी अमेरिका बन जाए। उन्होंने बड़ी सिफारिशें की, सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन किया कि कहाँ कहाँ आपको चीजें ठीक करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने 53 में एक आयोग बना, एफएलबी आयोग के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने ये सिफारिश किया कि आप भारत में भी उपलब्धि बजट को लागू करिए। यानी कॉन्सियस तो हम हो ही गए थे शुरू से, और भाई भी गणतंत्र हुए नहीं कि तैयारी शुरू हो गई, लेकिन 68 में हम लोगों ने भारत में उपलब्धि बजट शुरू कर दिया है ना। धीरे 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 शुरुआत की है छोटे स्तर पे, लेकिन धीरे धीरे पूरा फैला दिया। मुझे लगता है आज की डेट में हर विभाग का बजट उपलब्धि बजट ही है। अब तो सरकार ये कहती है विभागों से कि भाई पैसा वैसा जितना मन करे खर्चा करो, काम चाहिए। यानी अब काम महत्वपूर्ण हो गया है ना। अब महत्वपूर्ण पैसा नहीं रह गया सरकार के लिए। उसके पीछे कारण है कि सरकार के पास पैसा भी ठीक ठाक है। तो सरकार ये कहती काम बढ़िया से बढ़िया करिए और पैसा हमसे आप लीजिए। लेकिन अभी भी थोड़े से हमारे हाथ बंधे हुए हैं बेटा। अब बंधने का सबसे बड़ा कारण है हमारी पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है बेटा, तो ढेर सारी चीज़ें हम मैनेज नहीं कर पाते। जैसे दुनिया के आप कुछ देशों में देखते हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क वगैरह है, छोटे छोटे देश हैं। सरकार जनता का हर उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पर उठा लेती है। अभी हमारे यहाँ एक योजना चली है, स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार ने शुरू किया है। और वो शुरू किया है जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको 5 लाख रुपए तक की हेल्थ बीमा दे रही है सरकार, दे रही है ना। पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, कार्ड मिल रहा है उनको। और फिर हाँ आयुष्मान या जो भी योजना का नाम हो, तो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, इलाज कराएं, और जब वो पैसा मांगे तो कार्ड दिखाएं, एक पैसा नहीं लेंगे आपसे वो। बस ये है कि जो खर्चा हो वो 5 लाख रुपए से ज्यादा का ना हुआ हो। क्लियर है बेटा? अभी मैंने सुना कि राजस्थान वगैरह में प्रदेश सरकार ने 25 लाख तक कर दिया। ये क्या दिखा रहा है? 25 लाख रुपए हेल्थ पे खर्चा बहुत है, और मुझे लगता है बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज 25 लाख रुपए में हो ही जाएगा। किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट करना है, लीवर ट्रांसप्लांट करना, जो बड़े बड़े खर्चे वाले हैं इलाज, वो सब हो जाएगा। तो सरकार क्या हो रही है अभी, पैसे वाली हो रही है, मालदार हो रही है, और उसका बेनिफिट आपको दे रहा है। एक चीज बताइए, कितने लोग हैं इस 5 लाख वाली बीमा में, आपको आइडिया है? इतने लोग हैं ना जितने इन देशों का जो मैंने नाम लिया ना पूरी पॉपुलेशन नहीं होगी। तो हमारे यहाँ परेशानी पॉपुलेशन की है ना बेटा।
माने हमारे यहाँ 5 लाख वाले कवर में इतने लोग आ गए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क की कुल जनसंख्या मिला के नहीं होगी, उससे ज्यादा हम दे रहे हैं। और वो छोटे छोटे देश हैं, ताल ठोक लेते हैं। तो हमारे यहाँ हर काम का एक्सपेंडिचर बहुत है ना बेटा। अरे पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है ना, उसे 4 गुनी जनसंख्या को हम फ्री में राशन देते हैं भारत में। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत कितना पैसा खर्चा कर रहा है। वहां तो आटे और गेहूं और फलान ढिमाक का रेट क्या है आप देख ही रहे हो। उनकी 4 गुनी जनसंख्या को हम यहाँ फ्री में राशन देते हैं। तो थोड़ा अपना बल्क भी ध्यान में रखो, हमारा बल्क बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत अधिक है बेटा। तो छोटा भी खर्चा है ना, सरकार के ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाता है। अरे भाई, एक पिता है जिसके 25 तो बच्चे हैं, तो 5-5 रुपया भी देगा तो भी उसका ठीक ठीक ठाक पैसा लग जाए। अब जिसका एक ही बच्चा है, वो तो कम पैसे में ही अपने बच्चे को अच्छे से अफोर्ड कर सकता है ना। बस बस वही मामला है। हमारे यहाँ लोग बहुत अधिक हैं, तो थोड़ा भी पैसा अगर खर्च होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना बेटा। चले, अब ये बजट का उद्देश्य क्या है वो हम लोगों ने अभी नहीं लिखा है ना बेटा। तो लिखे उद्देश्य क्या होता है। लिखें, इस बजट प्रणाली में कार्य महत्वपूर्ण होता है। इस बजट प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण होता है बेटा? कार्य। धन एक साधन के रूप में, मीन्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। धन का प्रयोग किस रूप में बेटा? साधन, मीन्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, ताकि कार्य की प्राप्ति हो सके। क्लियर है बेटा? तो पहले ही मैंने बता दिया कि यहाँ महत्वपूर्ण पैसा नहीं है बेटा, पैसा यहाँ द्वितीयक हो गया। यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? कार्य। काम बताइए, पैसा लीजिए, और जब पैसा खर्चा हो जाएगा तो हम आपसे बस खाली ये जाके पूछेंगे काम हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो 100% आप उत्तरदायी होंगे। अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं ना आपके पास कि काम काहे नहीं हुआ। पहले तो था, इस 17 रुपया कम दे दिया आप तो कैसे होगा, फंस गया काम। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ जो पैसा दिया जाता है कार्य के नाम पे, वो मनमाने ढंग से नहीं दिया जाता है ना। यहाँ से बनारस जाने के नाम पे अब 10 लाख रुपया थोड़ी मांग लोगे। नहीं, 10 लाख दे दीजिए, ठीक है 10 लाख जाएगा तो भी बनारस चले जाओगे। ये कैसे जाएंगे? क्या सोचे एक छोटी सी कार खरीद लें, उसी से चले जाए। अरे भैया, ऐसा मत करिए ना, सार्वजनिक साधन का प्रयोग कर लीजिए ना, काहे दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का। तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, वो जरा देख लो। हाँ, लिखें, कार्य को ध्यान में रखकर लागत लाभ के आधार पर, इनपुट आउटपुट बेटा एक वर्ड यूज किया जाता है, लागत लाभ के आधार पर अनेक विकल्पों में से, अनेक विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किया जाता है। अनेक विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किया जाता है जिसमें कम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जिससे कम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
जैसे मैंने कहा कि यहाँ से बनारस जाने में कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे मिल सकता है। बनारस तो जाना ही है आपको। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना कि विकल्प तो बहुत हैं, उसमें से कौन सा विकल्प चुना जाए जिसमें आप कंफर्टेबली बनारस तक पहुंच जाए। तो मुझे लगता है आज की डेट में गर्मी के समय में सबसे बढ़िया विकल्प है कि सरकारी एयर कंडीशन बस पकड़ लीजिए, तो मिनिमम पैसे में बेहतरीन सुविधा आपको मिल जाएगी। न कि एयर कंडीशन कार बुक करके और आप जाएं। हाँ, पहुंच तो उससे भी जाएंगे, लेकिन ये तरीका बढ़िया है और आप कंफर्टेबली चले जाएंगे। तो मेरा मतलब यही है बेटा कि मिनिमम इनपुट से कैसे मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले, वो आपको काम करना है। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट? अच्छा है ना? अब उपलब्ध बजट अच्छा है क्योंकि अब विभाग जिम्मेदार होंगे, अब कार्य से बच के जा नहीं पाएंगे। अब उनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि काम काहे गड़बड़ हुआ, बोल नहीं रहे। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत आसान है? नहीं, कारण है बेटा, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी नाप जोख कर पाना बहुत मुश्किल होता है, यानी उपलब्धि को मेजर कर पाना बहुत आसान नहीं होता। कुछ उपलब्ध, जैसे कोई प्रोडक्ट अगर बनता है, मान लीजिए कोई उत्पाद कहीं बनता है, तो ठीक है आप उसको नाप लोगे, लेकिन जहां सेवाएं दी जाती है ना, उस सेवाओं की उपलब्धि को नाप पाना बहुत आसान नहीं होता, इसलिए घाल-मेल हो जाता है। मैं एक उदाहरण से बता दूं। जैसे मान लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सर इस साल आजमगढ़ में महामारी से 500 लोग मर गए, तो आप ऐसा करो कि हमको 10,000 करोड़ रुपए आप दे दीजिए, अगले साल महामारी से कोई नहीं मरेगा। जो एपेडेमिक वगैरह आती है, महामारियां आती है, इससे हम किसी को मरने नहीं देंगे, तो हमको 10,000 करोड़ रुपया दे दीजिए। मरे कितने थे? 500। तो 500 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि हमको 10,000 करोड़ रुपया दीजिए, हम महामारी से एक भी आदमी को मरने नहीं देंगे। तो कार्य क्या था? लक्ष्य क्या था? कि 500 लोगों की जिंदगी बचाना, बदले में हमको 10,000 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम अभियान चलाएंगे, हम कार्यक्रम चलाएंगे, हम मरने नहीं देंगे लोगों को। ठीक है, दे दिया 10,000 करोड़ रुपया, मर गए 2,000 लोग। मालूम चला 500 की जिंदगी बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपया मांगा था और 10,000 करोड़ रुपया, मर गए 2,000 लोग। अब क्या कहेंगे आप इसको? विभाग ने खराब काम किया? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इस साल परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि बाढ़ आ गई, धमाका हो गया, ऐसा हो गया, और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तब मौत को 2,000 तक रोक पाया, और नहीं तो मरे होते 50,000 लोग। तो स्वास्थ्य विभाग की आलोचना करने की जगह है, पीठ ठोकने की जगह है। शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन अगर तथ्यात्मक आधार पर देखें, फैक्चुअल आधार पर देखें, तब तो इनकी नाप जोख हो जानी चाहिए। हम नहीं जानते कि महामारी आ गई कि क्या आ गई, और बाढ़ आ गई, धमाका हो गया, हमसे कोई लेना दे। आपने कहा था ना कि एक आदमी नहीं मरेगा, तो काहे 2,000 मर गए? तो इस आधार पे तो कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन अगर बुद्धि विवेक से आप देखें, तो एक पेंडेमिक फैल गया, कोई महामारी बड़ी तेजी से फैल गई, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा लाख हो गया होता, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इस आंकड़े को घटा के 2,000 पे रोक लिया, तो मुझे लगता है अब तो उनकी तारीफ करने की जरूरत थी। तो उपलब्धि बजट में उपलब्धि की माप जो कर पाना बहुत आसान नहीं होता बेटा, क्योंकि कई वेरिएबल पे नजर रखनी पड़ती है ना। तो अब यहां तो देख रहे हो कि तथ्यात्मक आधार पे आप देख रहे हो तो गलती हो रही है, लेकिन व्यवहार में जब आप देख रहे हो, परिस्थितियों को देख रहे हो, तो लग रहा है कि नहीं नहीं, अच्छा काम किया। इसीलिए उपलब्धियों को भी नाप पाना बहुत आसान नहीं होता, तालमेल हो जाता है, और विभाग इन्हीं सबका बहाना बना बना के अपनी जान भी बचाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट। लिखें, इस बजट प्रणाली का भी प्रारंभ यूएसए से हुआ।
इस बजट प्रणाली का प्रारंभ भी कहां से हुआ बेटा? यूएसए से हुआ। ठीक है बेटा, हाँ लिखें, नेक्स्ट पॉइंट बना के, पॉइंट बना बना के लिखें। 1969 में एक निजी कंपनी में पीटर एम पियर, एम्पियर बिजली वाला मत कर लेना, एम अलग है। पीटर एम पियर ने लागू किया। ये जो लागू हुआ अमेरिका में बेटा, वो एक निजी कंपनी हुआ। कंपनी का नाम था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, जरूरी नहीं है उसको लिखना, लेकिन इसको लागू किया एक निजी कंपनी ने, और लागू करने वाले व्यक्ति थे पीटर एम पियर। जीरो बेस बजट को हिंदी में इसका नाम होता है शून्य आधारित बजट, दोनों लिख लीजिएगा। ZBB शार्ट में कहते हैं, और इसको हम लोग जीरो बेस बजट तो पूरा नाम है ही है, हिंदी में इसको शून्य आधारित बजट कहते हैं। ये लागू हुआ एक निजी कंपनी में। 1973 में अमेरिका में एक प्रांत है जॉर्जिया, बहुत प्रांत है अमेरिका में। तो जॉर्जिया के गवर्नर उस समय थे जिमी कार्टर, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी हुए। तो जिमी कार्टर ने अपने प्रांत में लागू कर दिया 1973 में। उनको बड़ा अच्छा जचा कि तो बजट प्रणाली बहुत अच्छी है। तो 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जिमी कार्टर ने सरकारी रूप से इसको लागू किया। उसको भी लिख लें नेक्स्ट पॉइंट बना के। 1973 में यूएसए के जॉर्जिया प्रांत के तत्कालीन गवर्नर जिमी कार्टर ने इसे लागू किया। तत्कालीन गवर्नर जॉर्जिया, अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के तत्कालीन गवर्नर जिमी कार्टर ने इसे लागू किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। भारत में इसे 1986 में प्रारंभ किया गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसका 1995 का बजट पूर्ण रूप से शून्य आधारित बजट था। जिसका 1995 का बजट पूर्ण रूप से क्या था बेटा? शून्य आधारित बजट था। एक बात कि ठीक है भैया, शून्य आधारित बजट कैसे शुरू हुआ, कहा, ये क्या है भला? मेन मुद्दा तो अभी आया ही नहीं बेटा। उपलब्धि बजट क्या है वो तो आइडिया लग गया, ये शून्य आधारित बजट से क्या आइडिया लग रहा है आपको? ऐसे सहज बुद्धि से क्या दिमाग का काम कर रहा है? जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको नहीं बताया, आपको अपनी बुद्धि से सोचना है कि जीरो बेस बजट आखिर क्या हो। जीरो बेस, हाँ, पहले अपने घर से लगा लो, है ना? अरे नहीं भैया, इतना पैसा किसी के पास नहीं है। बड़े से बड़े ठेकेदार भी ना बेटा, जो सरकारी काम करते हैं, तो वो भी रनिंग पेमेंट चाहते हैं कि काम हम सर कराते जा रहे हैं, हमको पेमेंट करते जाइएगा, इतना पैसा नहीं है कि काम पूरा करा ले। नहीं नहीं, वो इशू नहीं है। इशू क्या है
इसमें एक बड़ा घपला होता है, वो जरा समझिए। एक उदाहरण से आपको बताते हैं, आप समझ पाएंगे। जैसे एक बच्चा इलाहाबाद में तैयारी करने गया, बहुत प्यारा उदाहरण है, मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। एक बच्चा इलाहाबाद में तैयारी करने गया है, तो उसने जब तैयारी करने गया तो उसने कहा कि पापा हमको 10,000 रुपया चाहिए महीने का खर्चा, और इतना खर्चा तो हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बड़ी किफायत से बच्चा रहता है इलाहाबाद में तो 10,000 रुपया खर्चा होगा, अदरवाइज अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। अरे भाई 6-7 हज़ार का 8 हज़ार का तो रूम ही मिल रहा है, इससे कम में कोई रूम मिलेगा नहीं, इवन इलाहाबाद में। यही हाल दिल्ली में है, तो रूम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, पार्टनर सार्टनर रख लिए तो चलो 4,000 रुपये आपका खर्चा आ गया, 5,000 खर्चा आ गया, खाना पीना मिला के, कापी किताब मिला के मान लो 10,000 तो खर्च हो ही जाएगा आपका, है ना। अब बच्चा जो गया था वो गया 2022 में, तो उसको माँ बाप 10,000 रुपया दे रहे थे। अभी आ गया 23, अब बच्चे ने कंप्लेन किया कि अरे पापा महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, तो 10,000 में तो काम नहीं चल पा रहा। पापा ने जोर से डांटा, नहीं काम चलाओ। ठीक है, चला लिया। अब मान लो आ गया 25, तो अब तो जाहिर सी बात है हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, अब 10,000 में गुजारा तो नहीं होगा। हो सकता है मकान मालिक ने अपने रूम का रेंट बढ़ा दिया, और बढ़ा ही देगा, उसमें कहने की क्या बात है। अरे भाई मैं जब अपने विद्यार्थी जीवन में था इलाहाबाद में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे बढ़िया वाला डेलीगेसी में कमरा होता था, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आप कह सकते थे, वो 500 रुपए का था। 500 रुपए का था, जिसके साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम आपको मिल जाए। अभी तो मुझे लगता है कि अगर इलाहाबाद में इस तरह का रूम आप ढूंढोगे तो मुझे लगता है 12-15 हज़ार से कम का 10,000 तो कम से देगा नहीं। तो इतना डिफरेंस तो आ गया ना बेटा इतने दिनों में। तो जाहिर सी बात है, एक बच्चा अगर 2 साल आगे और रह रहा है इलाहाबाद में, तो अब 10,000 में गुजारा तो नहीं होगा। तो उसने कहा कि पापा आप 12,000 कर दीजिए। पापा ने 12,000 कर दिया। फिर 28 में फिर उन्होंने कहा कि पापा आप 15,000 कर दीजिए, गुजारा नहीं हो रहा 12,000। तो डेफिनेटली अगले साल खर्चा कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाएगा, घटेगा तो है नहीं। अच्छा, फिर पहुंच गए 30 तक। अब उन्होंने कहा कि पापा अब 20,000 कर दीजिए, काम नहीं चल रहा है। और जेन्युइन भी है, गलत नहीं बोल रहा है। तब तक पापा को याद आया कि यार इलाहाबाद में ही पैसा खर्चा करने के लिए गए हैं कि कुछ काम करने के लिए गए हैं। तो जैसे 2030 में उन्होंने कहा कि पापा 20,000, पापा ने एक फरमान जारी किया कि क्यों ना आप वापस चले आए। गलत बोला? अरे भाई इलाहाबाद में आप खाली पैसा खर्चा करने के लिए गए हो कि कुछ करने के लिए गए हो? और समय तो 8 साल हो गया बेटा। तो अब तो हमारा इरादा ये कह रहा है कि आप वापस चले आइए। अब आपको एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। बोल नहीं रहे हैं। बेटा कह रहा है कि अरे अरे पापा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सिद्ध करिए कि क्या गड़बड़ हो जाएगा। आप बताइए कि क्या गड़बड़ हो जाएगा। आप ये बताइए कि अब तक आपने क्या किया। अब आप ये सिद्ध करिए कि आपको फिर 2030 में इलाहाबाद में क्यों रखा जाए। आप प्रमाणित करिए, और अगर प्रमाणित नहीं कर पाए तो आप वापस आएंगे, क्योंकि आप घर का पैसा खर्च करने के लिए खाली नहीं है वहाँ। जिंदगी काटी है वहाँ। आप कुछ करने गए हैं ना, कि घर का पैसा खर्चा करने गए। ऐसे पूरी जिंदगी काटोगे, एक दिन 50,000 महीना चाहिए नहीं। तो अब ये क्या है बेटा, यही है जीरो बेस बजट। इशारे मैंने कुछ किया, आप पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। एक विभाग भी यही चालबाजी करते हैं। जब भी अगले साल का बजट मांगते हैं तो पिछले साल का हवाला देते हैं। बोल नहीं रहे हो कि पिछले साल तो आपने इतना दिया था, जरा एक गिलास पानी देना बेटा। पिछले साल आपने इतना दिया था, तो इस साल अब इतना तो देना चाहिए। बोल नहीं रहे। बच्चा भी तो वही गणित कर रहा है ना, कि पापा 2,000 दिया था तो अब 5,000 दे दीजिए, 5,000 दिया था तो अब 8,000 दे दीजिए, 8,000 दिया तो यही चल रहा है ना। बोल नहीं रहे। तो पैसा बढ़ाना है खाली साल दर साल, इसलिए आप वहां पे हैं। विभाग भी यही करते हैं। विभाग जब धन की मांग करते हैं तो 3 साल का डेटा देते हैं।
सरकार को जो आंकड़ा प्रेषित करते हैं वित्त मंत्रालय को 3 साल का देते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अभी जो बजट आएगा वो बजट आएगा, अभी जो बजट आ चुका वो 23-24 का आ चुका, बोल नहीं रहा। अब जो बजट आएगा वो 24-25 का बजट आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखो बेटा और समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि 2024 और 25 का बजट आ रहा है, तो विभाग धन की मांग करेंगे किसकी बेटा? 2024 और 2025 में हमको इतना पैसा चाहिए, तो आप ये मांगो कितना चाहिए। नहीं, वो बड़ी चालाकी करते हैं। वो चालाकी ये करते हैं कि 2022 और 2023 का भी बजट बताते हैं सरकार, ठीक है। एक साल ये हो गया, फिर 2023 और 2024 ये क्या है जो चल रहा है, और ये क्या है आगे वाला। अब वो 3 वर्ष का डेटा देते हैं। एक वह वित्तीय वर्ष जो पूरी तरह से पूरा हो चुका है, तो भाई ये तो खत्म हो गया ना। यह वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है, और ये पैसा आगे के लिए हमको चाहिए, तो बजट ऐसे आता है। यानी जब विभाग धन की मांग करते हैं तो जिस साल की मांग करते हैं वो उसके पिछले 2 साल का डेटा देते हैं, एक जो पूरा पूरा बीत चुका है, एक जो अभी चल रहा है, एक जो हमको चाहिए। तो 3 साल का हुआ कि नहीं हुआ? ये काहे 3 साल का डेटा दे रहे हैं आप? अरे जिस साल का आपको पैसे की जरूरत है उतनी बात करो ना, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है आपको? आप खाली इसकी मांग करो ना। बोल नहीं रहे हो, पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं मैं जो कह रहा हूं। बजट तो बेटा इसका है ना, बजट की मांग तो इसकी हो रही है ना, लेकिन वो डेटा क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं 2022 2023 एक दिया डेटा, और फिर उन्होंने दिया 2023 और 2024 का डेटा दिया, और फिर इसकी उन्होंने डिमांड की। अब ये करने का उनका क्या पर्पज होगा? ये पूर्ण हो चुका है, ये तो कंप्लीट हो गया, ये खर्चा वर्चा पूरा हो चुका है, ये चल रहा है, और ये चाहिए आगे के लिए। ये कैसे होगा जरा दिखाएं आपको। 10,000 करोड़ दिया था आपने, अभी जो चल रहा है उसमें दिया अब आप तो समझदार है ही, समझिए। तो अब तो गिरते पड़ते भी 14,000 करोड़ तो फसलों चाहिए। ये डेटा सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि देखो पिछले साल आपने इतना दिया था, इस साल तो इतना आपको देना ही चाहिए, है ना। और ये काहे चाहिए? क्योंकि पिछले साल ऐसा ऐसा दिया है आपने। अब सरकार कहती है कि सुनो, पिछले साल जो दिया सो दिया, पिछले साल जो हुआ सो हुआ, पिछले साल का आंकड़ा करो 0, खत्म करो कहानी। ये कोई आंकड़ा फांकड़ा मत दो हमको, है ना। अब हमको ये बताइए कि 2024 और 25 में आपको कितना चाहिए, पीछे कितना मिला, आगे कितना मिला, ये सब बात मत करिए। 2024-25 में आपको कितना पैसा चाहिए वो बस बताइए। तो पिछले साल 12,000 दिया था तो इस 10,000 दिया था, ये सब बात मत करिए। एक एक खर्चे को फिर से प्रमाणित करिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि 10,000 करोड़ मिला था तो 12,000 मिल जाएगा, 12,000 करोड़ मिला था तो 14,000 करोड़ मिल जाएगा, ये नहीं होगा। पिछले जो भी गलती सही हुई, भूल चूक लेनी देनी माफ, अब आप एक एक खर्चे को फिर से प्रमाणित करिए। और सरकार हमेशा ये पूछती है कि क्यों न यह कार्यक्रम आपका बंद कर दिया जाए।
पहला सरकार का तो जवाब यही होता है, जब भी आप पैसे की मांग करेंगे सरकार ये कहेगी क्यों नहीं ये खर्चा आपको बंद करे। जैसे मैंने कहा ना, क्यों ना आपको इलाहाबाद से वापस बुला लिया जाए, पहले तो इसका जवाब दो। आप बताएंगे अरे पापा इसे कैसे कर देंगे, पिछली बार इंटरव्यू दिए थे। अरे पता है ना आपको, पिछली बार पीसेस का इंटरव्यू दिए थे, तो इस बार तो संभावना थोड़ी दिख रही है। हाँ ठीक है, आपने प्रमाणित किया, अब बताइए खर्चा क्या क्या होगा। तो खर्चा दिखा रहे हैं कितने मकान का, इतना खाने का, इतना दूध का, इतना दही का, और ये 500 रुपया अन्य खर्चा। पापा ने वही लाल घेरा, ये अन्य खर्चा क्या है, जरा खुल के बताइए ना, अन्य खर्चा क्या है? ये पान गुटखा है क्या? तो अन्य खर्चा नहीं होगा। इससे क्या होता है बेटा कि पिछले वर्ष क्या दिया क्या नहीं दिया खत्म करो कहानी। इस साल अपने एक एक खर्चे को प्रमाणित करिए। इससे सरकार गैर जरूरी खर्चों को धर लेती है, पकड़ लेती है। और होता क्या था कि पिछले सालों में गैर जरूरी खर्चे चलते रहते थे, क्योंकि वही बढ़ा बढ़ा के चल रहा था, तो उसी में गुम हो जा रहे थे। सरकार ने कहा गुम नहीं होने देंगे, अब एक एक खर्चे को बताओ। आपने कहा था कोचिंग की फीस, अरे भैया 10 साल से कोचिंग ही होती रहेगी, कई बार कोचिंग किया, इस साल कोचिंग नहीं, ये खर्चा खत्म करो। कोचिंग कर लियो ना, कमरे में बैठ के पढ़ो। तो कुछ बेकार के खर्चे आप खाली इस वजह से बढ़ाते जा रहे हैं। पहले साल से ही कोचिंग का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, आज 2030 में चले गए कोचिंग का खर्चा। कोचिंग ही होती रहेगी, बंद करिए खर्चा, बोल नहीं रहे। इससे क्या होता है कि सरकार के जो पैसे अनावश्यक रूप से खर्च हो रहे होते हैं, सरकार उन खर्चों को बंद कर देती है। क्लियर है बेटा, लिख लो। इस बजट प्रणाली में पिछले वर्ष प्रदान किए गए धन को शून्य मान लिया जाता है। पिछले वर्ष प्रदान किए गए धन को क्या मान लिया जाता है बेटा? शून्य। इसीलिए नाम दिया गया जीरो बेस, बेस ही जीरो हो गया। तथा प्रत्येक खर्चों को फिर से प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ बेटा? प्रत्येक खर्चों को फिर से प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, जिससे गैर जरूरी खर्चों को रोका जा सके। जिससे क्या बेटा? गैर जरूरी खर्चों को रोका जा सके। कुछ क्लियर हुआ बेटा? स्पष्ट हुआ? समझ में आया? परफॉर्मेंस बजट कार्य महत्वपूर्ण है, पैसा द्वितीयक है। शून्य आधारित बजट कार्य वर्ग के बारे में नहीं बात करता, वो खाली ये बात करता है पिछले साल कितना मिला नहीं मिला मत बताओ, इस साल कितना चाहिए वो बताइए, और इस साल क्यों चाहिए। हम एक एक को प्रमाणित करेंगे। तो इसमें पहला ही प्रश्न यही दिया जाता है, जैसे ही कहते हैं कि हम फलाना काम करेंगे, सरकार तुरंत ये कहती है क्यों ना यह कार्यक्रम बंद कर दिया जाए। अब आप छटपटाइए और मुझे बताइए कि यह कार्यक्रम जरूरी है, तो वो पकड़ में आ जाता है कि गैर जरूरी है कि जरूरी है। क्लियर है बेटा? मुझे लगता है कुछ आइडिया लगा होगा। तो अब जाके बेटा आपका बजट वाला हिस्सा पूरा हुआ, मैं भी संतुष्ट हूँ, कुछ छोड़ा नहीं। और अब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट कल से बेटा, ठीक है? थैंक यू।